और आपका चैनल फ्री कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। Assalamualaikum. Welcome to Career Management Foundation. Let's go. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर मोहम्मद अंजुम कैरियर मैनेजमेंट फाउंडेशन की तरफ से आपके सामने हाजिर। जैसा कि आपको मालूम है, ये एक तालीमी चैनल है जिसका बुनियादी मकसद उन स्टूडेंट्स की मदद करना है, हेल्प करना है जो कि आला तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी बड़ी फीसिस की वजह से यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस पे नहीं कर सकते। उन स्टूडेंट्स की हम मदद करेंगे, चैनल मदद करेगा। इसके लिए हमें आपका ताउन हाजिर है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू गेट द हायर एजुकेशन बट कांट पे द हेवी फीस ऑफ द यूनिवर्सिटीज। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो अब सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो शुक्रिया। और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलीज़ में, अपने सर्कल में, ताकि इस चैनल को एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर जाए और उन स्टूडेंट्स की हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। बेल के बटन को भी आप प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। आज हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आज हमारी क्लास का टॉपिक एक कंटिन्यू है जो कि हम इससे पहले क्लास कर चुके हैं अबाउट द टैक्स। तो लेट्स गो टू द क्लास। टैक्स, व्हाट इज द टैक्स? ये हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि टैक्स गवर्नमेंट को देने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए, गवर्नमेंट अपने खर्चों को रन करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, अपने तमाम गवर्नमेंट के इदारों को चलाने के लिए, चाहे वो सिक्योरिटी रिस्क का इदारा हो, आर्मी का इदारा हो, पुलिस का इदारा हो, हेल्थ हो, हॉस्पिटल्स हो, फलाई इदारे हो जो ब्रिज और दूसरे मेन रोड, हाईवेज वगैरह बनाई जाती है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, स्कूल, एजुकेशन, इन तमाम रफाई इदारों पे पैसा खर्च करने के लिए और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो स्टाफ मुकर्रर है उसको देने के लिए गवर्नमेंट, एक तमाम ममालिक की गवर्नमेंट, नॉट ओनली पाकिस्तान, तमाम गवर्नमेंट जितनी भी दुनिया में मौजूद हैं वो पब्लिक से टैक्स वसूल करती हैं ताकि उस मुल्क की गवर्नमेंट को रन किया जा सके उन कामों के लिए जो कि सोशल वर्क हैं, जो कि लोगों की भलाई फलाह और बुलंदी के लिए किए जाते हैं। उसको हम टैक्स कहते हैं जो कि गवर्नमेंट को पे करना होता है, गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। यहाँ हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि टैक्स दो किस्म के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। What is the direct tax? इसके definition पढ़ी थी। Direct tax is not the transferable tax paid by the taxpayer to the government. और indirect tax क्या होता है? Indirect tax, it is the transferable where the liability to be paid and shifted to the others. So ये दो टैक्स हमने पढ़े थे कि टैक्सेस की ये दो इकसाम हैं। इसके बाद हमने डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर एक कंपैरिजन देखा था कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और क्या इसके फवाइद हैं। नंबर 1 जो हमने इसका पढ़ा था, टैक्स इम्पोजिशन। जो टैक्स इम्पोजिशन क्या है? डायरेक्ट टैक्स टैक्स पेयर्स की इनकम पे लगता है, जैसे कि अगर मेरी तनख्वाह या किसी की सैलरी या किसी की बिजनेस का प्रॉफिट, इन पे जो टैक्स लगेगा और जो बंदा टैक्स जमा कराएगा, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स। लेकिन वो टैक्स जो कि गुड्स और सर्विस पे लगता है, वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इसी तरह दूसरा था टैक्स इम्पोजिशन के बाद दूसरा हमने पढ़ा था पेमेंट कोर्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है टैक्स पेयर खुद पे करता है गवर्नमेंट को,
अगर किसी की सैलरीज है या अगर किसी कोई बिजनेस पे प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो या इनकम है तो वो टैक्स पेयर खुद गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। इसी लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स पे जिसका टैक्स होता है वो टैक्स डायरेक्टली पे नहीं कर रहा होता, वो ट्रांसफर हो जाता है और वो टैक्स इनडायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट थ्रू एन इंटरमीडिएटरी। वो डायरेक्ट टैक्स मैन्युफैक्चर या दूसरी कंपनी पे नहीं कर रही होती, मैन्युफैक्चरिंग जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो पे नहीं कर रहे होते, बल्कि वो पे कर रहे होते हैं जो लास्ट कंज्यूमर होते हैं। इसके बाद पेइंग एंटिटी, द टैक्सेस आर पेड बाय द इंडिविजुअल एंड बिजनेस, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, वो टैक्सेस आर पेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस, और जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो पेड बाय द कंज्यूमर। अगर मेरी सैलरी, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, अगर किसी की कोई सैलरीज है, अगर कोई बिजनेस का प्रॉफिट है तो वो खुद पे करेगा, लेकिन गुड्स और सर्विस पे अगर मैं गुड्स सर्विस कर दूंगा, अगर मैंने टूथपेस्ट खरीदा है या अगर मैंने रेस्टोरेंट का बिल कोई पे किया है या अगर मैंने एयर टिकट परचेज किया है, उसकी सर्विस अवेल कर रहा हूं, या रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया है या मैंने कोई होटल में रूम रेंट पे लिया है तो एकोमोडेशन के लिए, तो इन सब सर्विसेज पे जो एंड कंज्यूमर है, जो एंड यूजर है, वो ड्यूटी टैक्स पे करेगा। इसी तरह रेट ऑफ पेमेंट, द रेट ऑफ टैक्स इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ इनकम। डायरेक्ट टैक्स के अंदर रेट ऑफ पेमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम। अगर किसी की इनकम 1 लाख रुपए है तो इसका टैक्स रेट कुछ और होगा, अगर किसी की इनकम 500,000 है तो इसका टैक्स अमाउंट कुछ और होगा, अगर किसी की प्रॉफिट 1 मिलियन है या सैलरी 1 मिलियन है तो इसका रेट ऑफ टैक्स डिफरेंट होगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स ऑफ रेट इज द सेम फॉर एवरीवन। अगर मेरी किसी की सैलरी या इनकम 25,000 है तो वो भी जीएसटी 17% पे करेगा, अगर किसी की इनकम 100,000 है तो वो भी 17% जीएसटी पे करेगा, किसी की 1 मिलियन अगर सैलरी है तो वो भी 17% जीएसटी पे करेगा, दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके बाद ट्रांसफरेबल ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, जैसा कि उसकी डेफिनेशन यही है, बाय डेफिनेशन डायरेक्ट टैक्स जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। मतलब अगर किसी की सैलरी पे कोई टैक्स 100,000 पे 10% 100 रुपए है या इसका 10% 500 रुपये या जो भी टैक्स रेट बनता है, ही विल रिस्पॉन्सिबल द पर्सन who is earning the income or who is getting the salary will be responsible to pay the tax to the direct of government treasury. But in the case of the indirect taxes, this type of tax is not the it is the transferable. ये मैन्युफैक्चर टैक्स लगाता है, एमएफजी मैन्युफैक्चर में टैक्स लगाया, उसको उसने रिटेलर को सेल, होलसेलर को सेल किया, then that was shifted to the retailer and retailer sold to the consumer. Who will pay the tax? That is the consumer. If the manufacturing company produced toothpaste, the tax and toothpaste will be transferred to the wholesaler, then this product will transfer to the retailer and retailer the toothpaste will buy the consumer, so consumer will pay the cost of the sale tax including the cost of the product. So that is the transferable, but direct tax is not the transferable. Then the nature of the tax, the direct tax nature, there is the progressive type of tax. The tax rate is increased with the individual profit of the income. ये प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। अगर किसी की 100 है तो 10%, अगर किसी की 500 है तो 12%, अगर 1 मिलियन है तो 14%।
दैट इज द एग्जाम्पल। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्रॉफिट बिजनेस का बढ़ता जाएगा, इनकम टैक्स का रेट भी उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इज द रेग्रेसिव टाइप ऑफ टैक्स। ये जो टैक्स है ये फिक्स होता है, ये इंडिविजुअल्स की इनकम या बिजनेस के प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता। एक बिजनेसमैन जो कि बिलियंस कमा रहा है वो भी 17% जीएसटी देगा, एक पर्सन जो कि 50,000 सैलरी दे रहा है वो भी 17% जीएसटी देगा। अगर टोयोटा कोरोला गाड़ी है उसका भी पेट्रोल का रेट सेम होगा, अगर एक मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा रहा है उसका भी रेट सेम होगा। अगर एक दूध का डिब्बा कोई मिल्क पैक कोई बिजनेसमैन परचेज कर रहा है तो वो भी सेम जीएसटी पे करना होगा, जबकि एक लेबर कोई मजदूर मिल्क पैक खरीद रहा होगा तो वो भी सेम 7% जीएसटी रेट उस पर अप्लाई होगा। इसके बाद टाइप ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स, इसकी जो मिसालें हैं, एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स की, वो इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्सेस हैं। देन आज हम जो नई चीज इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस की टाइप्स, जो हमने अभी इसमें पढ़ी, हमने देखी, एग्जाम्पल्स किए हैं। डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल है वेल्थ टैक्स, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स की जो एग्जाम्पल्स हैं, सेल टैक्स है, सर्विस टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्सेस है, एक्साइज ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल्स हैं। Now we will study about the disadvantages of the direct taxes and indirect taxes. They can be avoided. Number one, the direct taxes disadvantage. The government of Pakistan has framed strict rules and policies in order to curb the tax evasion. However, fraud practices are still prevailing and many individuals are paying lower taxes they can should. यानी कि इसका बेनिफिट क्या है डायरेक्ट टैक्सेस का, कि इसको अवॉइड कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ प्रोसेस से। कंपनी के अकाउंटेंट, कंपनी के मैनेजमेंट मुख्तलिफ तरीके अप्लाई करके, मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए, मुख्तलिफ लकूनों के जरिए जो कि टैक्स की लॉ में मौजूद है उनको यूज करते हुए इस टैक्स को अवॉइड किया जा सकता है, डायरेक्ट टैक्सेस को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं या अगर आप कोई सर्विस अवेल करने जा रहे हैं और उस पर जीएसटी लगा हुआ है तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। यू हैव टू पे, इट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, you will have to pay. You can't buy without the GST amount any product from the shop. अगर आपने कोई लक्स शॉप खरीदना है और उसकी एक्चुअल कॉस्ट 60 रुपीज है और उस पर 70% जीएसटी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप शॉप वाले को 60 रुपीज दें। या कोई मेडिसिन अगर आप परचेज कर रहे हैं और 400 रुपीज की है और उस पर 70% जीएसटी है, तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप शॉप वाले को 400 रुपीज दें। वो आपसे टोटल प्राइस 400 प्लस 70% जीएसटी और 60 प्लस 70 जीएसटी के साथ ही प्रोडक्ट आपको सेल करेगा। इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इट कैन नॉट बी, इट शुड, we have to be paid. Then the second advantage, disadvantages जो हैं, investment resistance. A lot of individuals avoid making investment to escape from the imposition of the direct tax like capital gain tax and security transaction tax. अगर मुख्तलिफ जगहों पे जैसे कि प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे डाउन हो गई क्योंकि प्रॉपर्टी इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया, उस पर टैक्स की बहुत बड़ी अमाउंट आ गई। पहले ये टैक्स मौजूद नहीं था जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर किया करते थे। ये तो लोग इन्वेस्टमेंट अवॉइड करते हैं
ऐसी ट्रांजैक्शन पे जिस पे कोई टैक्स रेट हैवी इम्पोज हुआ हो। नंबर 3, व्यूड एज ए बर्डन। डायरेक्ट टैक्स जो होता है अमूमन जिस पे भी लग रहा होता है वो इसको बोझ समझ रहा होता है। जैसे सैलरी टैक्स पर्सन उसकी तनख्वाह में से टैक्स कट जाता है तो वो उसको अपना बोझ ही समझ रहा होता है कि बिला वजह गवर्नमेंट मेरी तनख्वाह से टैक्स काट रही है। इसी तरह बिजनेसमैन जब रिटर्न के साल के आखिर में अपने प्रॉफिट में से उसको कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को एज ए टैक्स देना पड़ता है तो वो भी इसको एक बर्डन समझ के दे रहा होता है और तो कोशिश कर रहा होता है कि ये किसी तरह मिनिमाइज हो जाए, वरना वो इसको एज ए बर्डन समझ के दे रहा होता है, खुश दिली से उसको अदा नहीं करते। डिसएडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? क्योंकि अनअवेयरनेस है that this type of tax is added to the product price and individuals are mostly unaware of the amount are paying, क्योंकि ये कॉस्ट बिल्ट इन होती है प्रोडक्ट के अंदर। अगर आपने 100 परचेज किया है 60 रुपीज का और उस पर 70% जीएसटी है तो आपसे दुकानदार जो प्राइस बताएगा वो जीएसटी ऐड करके बताएगा कि मुझे आप 75 रुपीज है, तो आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि 75 रुपीज में प्रोडक्ट के अंदर सेल टैक्स भी है। हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो उसके अंदर जीएसटी का एक पार्ट मौजूद होता है, लेकिन हम 230 बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम और वो पेट्रोल की कॉस्ट समझते हुए 230 रुपीज पर लीटर पे करते हैं। सिमिलरली इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत से लोग जो कि सब अकाउंटेंट क्योंकि नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज अकाउंटेंसी की नॉलेज नहीं है, उन्हें नहीं पता टैक्सेस क्या होते हैं, तो वो उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट समझ रहे होते हैं। वो ये समझ रहे होते हैं कि ये 100 या इस रूम अगर मैं कोई एक टिकट खरीद रहा हूं और उसके अंदर जीएसटी इन्वॉल्व है तो मैं तो उसको ट्रैवलिंग की कॉस्ट ही समझ रहा होता हूं, टिकट की कॉस्ट समझ रहा होता हूं। मेरे पास इतनी नॉलेज अगर नहीं है कि टैक्स क्या होता है तो मैं टिकट की कॉस्ट समझता हूं। तो लोगों की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी इनडायरेक्ट टैक्स लोगों को पता ही नहीं होता और वो पे कर रहे होते हैं। नंबर 2, रिग्रेसिव। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये टैक्स रिग्रेसिव टैक्स है, यानी कि चाहे कोई बंदा कितनी ही सैलरी का हो या कितनी आमदनी उसकी हो या कितना ही प्रॉफिट हो, अमीर और गरीब का लिहाज किए बगैर इस पे स्ट्रेट फ्लैट रेट लगा हुआ होता है। जैसे कि आजकल नॉर्मल प्रोडक्ट के ऊपर 17% जीएसटी है, तो स्ट्रेट चाहे वो 50,000 रुपए वाला सैलरी का बंदा हो, चाहे 5 लाख रुपए वाली सैलरी का बंदा हो या 15 लाख रुपए वाली, एक बिजनेसमैन चाहे वो 5 मिलियन कमा रहा हो या 100 मिलियन कमा रहा हो, वो जीएसटी 17% ही देगा। वो उसका टैक्स रेट फिक्स है सबके लिए। दैट इज द अनजस्टिस, दैट इज द अनजस्टिस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट लाइक बाय द पीपल। ये लोगों में इसलिए पॉपुलर नहीं है और इसको लोग सही नहीं समझते, क्योंकि ये अनजस्टिस है कि आप एक बड़ी आमदनी वाले से भी जीएसटी 17% ले रहे हैं और ये गरीब तबके से जो एक लेबर है जो कि रोजाना 1500 रुपए डेली की कमाता है वो भी 17% जीएसटी दे रहा होता है। तो ये इकोनॉमी को अनजस्टिस करता है और डिसबैलेंस करता है। इस वजह से इसको इतना प्रीमियर इकोनॉमी में नहीं किया जाता, लेकिन अमूमन ज्यादातर गवर्नमेंट इसी पे रिलाई कर रही होती हैं क्योंकि ये इजी टू कलेक्ट है, इसको हम आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं, गवर्नमेंट आसानी से ले लेती है। जबकि डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें टाइमिंग डिफरेंस भी है और इतनी आसानी से इसकी रिकवरी भी नहीं होती है। That's why the people doesn't like the indirect tax, but the government is willing to impose the indirect tax on the all products. Now, then the benefits of direct taxes or indirect taxes, benefits क्या हैं? Helps in establishing economics and social balance. The direct tax are charged according to the tax slab. तो ये एक इकोनॉमी में बैलेंस
क्रिएट करता है, क्योंकि जिसकी आमदनी ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स देगा, जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स देगा। यहां पे बैलेंस क्रिएट होता है, हेल्प करता है इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए। डायरेक्ट टैक्स हमेशा हेल्प करेगा, क्योंकि ज्यादा आमदनी कमाने वाला ज्यादा टैक्स देगा क्योंकि उसका स्लैब रेट ज्यादा होगा, और कम आमदनी वाला कम टैक्स देगा क्योंकि उसका स्लैब रेट कम होगा। तो ये इकोनॉमी में हमेशा एक बैलेंसिंग के फोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, help in reducing the rate of inflation. The tax rates are increased by government when the economy faces inflation. Just right now in the Pakistan, the inflation rate is more than 330%. This eventually results in pulling down demand for goods and services, thus reducing the rate of inflation. यहाँ पे गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कम करने के लिए भी सेल टैक्स के रेट को यूज कर रही होती है। इससे प्रोडक्ट महंगी एक्सपेंसिव हो जाती है। जब प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाती है तो सप्लाई डिमांड का फार्मूला यूज होता है और उसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है, और जब डिमांड कम होती है तो इन्फ्लेशन रेट नीचे की तरफ आता है। अब की बेनिफिट्स क्या है डायरेक्ट टैक्सेस के? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल। बेनिफिट ये है कि हर एम्प्लॉय, हर शहरी, पाकिस्तान का या दुनिया का हर शहरी, चाहे उसकी कोई भी इनकम हो या ना हो, उसको इक्वली टैक्स देना पड़ता है, और ये अनअवॉइडेबल टैक्स भी है, इसको आप किसी भी तरह अवॉइड नहीं कर सकते। नाउ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बाद अब हम देखते हैं टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट क्या है? अब जब हमने समझ लिया कि टैक्स क्या होता है, टैक्स की टाइप क्या होती है, और कौन कौन से टैक्स होते हैं, और किसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो अब जैसा कि कंपनीज जो हैं जो कि डायरेक्ट टैक्स पे करती हैं, अब वो उसको मैनेज करने की कोशिश करती हैं कि ताकि गवर्नमेंट को कम से कम टैक्स पे करना पड़े। इनडायरेक्ट टैक्स में तो कोई इश्यू ही नहीं होता, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ने लगा दिया है, फिक्स कर दिया है, और वो ट्रांसफरेबल है, वो तो कंपनी उसमें तो मजबूर है। उसमें भी आदमी, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करके कोशिश करती है कि उसको अवॉइड किया जाए, लेकिन वो टैक्स प्लानिंग नहीं, टैक्स एविजन होता है। तो टैक्स मैनेजमेंट क्या होती है कि आप इस तरह को कंपनी की पॉलिसीज बनाएं, इस तरह कंपनी प्रोसीजर्स बनाएं, या अपने फाइनेंशियल डेटा को इस तरह मैनेज करें कि आप पे कानून के अंदर रहते हुए कम से कम टैक्स लायबिलिटी बने। इसे टैक्स मैनेजमेंट कहते हैं कि किस तरह हाउ कैन वी मैनेज reduce the tax liability to pay the government treasury. The tax management means the management of the finance for the purpose of the paying tax. The objective of the tax management is to comply with the provision of income tax law and its applied rules. यानी जो भी काम करना है हमें इनकम टैक्स के रूल्स के अंदर रहते हुए करना है, इनकम टैक्स की जो कवानीन है उसके अंदर रहते हुए करना है, कंप्लाइंस भी करनी है, और टैक्स को भी बचाना है। टैक्स को भी बचाना है कंपनी के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कैश आउटफ्लो होता है कंपनी के लिए, जिसका कोई कंपनी को फिलहाल एडवांटेज नहीं होता। इस वजह से मैंने जैसे कि आपको बताया, ये बेनिफिट्स के अंदर एक बढ़त के तौर पर दिया जाता है। इसलिए इस तरह प्लानिंग की जाती है, मैनेजमेंट की जाती है कि कम से कम रूल्स के अंदर रहते हुए, कंप्लायंस पूरा करते हुए हम इसको मैनेज कर सकें। द टैक्स मैनेजमेंट डील्स विद द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ द इन टाइम, गेटिंग द अकाउंट्स ऑडिटेड, डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एटसेट्रा। इसके बाद हम टैक्स प्लानिंग क्या होती है? टैक्स प्लानिंग इज द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन or plan
फ्रॉम आवर टैक्स पर्सपेक्टिव, यानी कि हम अपने प्लान को इस तरह फाइनेंशियल सिचुएशन को इस तरह प्लान करें, इस तरह उसको ऑर्गेनाइज करें कि लायबिलिटी कम से कम हो. इट कैन बी डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ वंस फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स बाय टेकिंग कंप्लीट dedication benefits of all deduction, exemption, allowance and rebate so that tax liability reduced to minimize. यानी कि लॉ के अंदर रहते हुए ये हमें जितने भी ऑप्शंस एफबीआई ने या इनकम टैक्स लॉ के अंदर मौजूद हैं उन सब को देखते हुए कि उसमें हमें क्या क्या एग्जेम्पशन मिल सकती हैं, क्या क्या हमें डिडक्शन मिल सकती हैं, क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, इन सबको समराइज सबको ध्यान में रखते हुए हमें प्लानिंग करनी होगी टैक्स की कि हम कम से कम लायबिलिटी पे कर सकें. टैक्स प्लानिंग के बाद है टैक्स एविडेंस एंड टैक्स डिवीजन. लेकिन इससे पहले वहां तक जाने पहले हम आपसे एक दफा फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और रिमार्क्स की कॉलम में आप हमें बताएं कि अपने एडवाइस दें कि अपने चैनल को किस तरह मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं. ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि आला तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन क्योंकि हैवी फीसेस के लिए वो यूनिवर्सिटी की मजीद क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर सकते तो ये चैनल उनकी हेल्प करेगा, मदद करेगा. इसमें आपका ताउन दरकार है. आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें. इस वीडियो के साथ हम आपको जैसे कि पहले भी खुशखबरी दी है, हम आपको कोई वैकेंसी जो कंपनीज में निकली हुई होंगी वो भी आखिर में बताया करेंगे. इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस आखिर तक देखा करें. टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स प्लानिंग के बाद है टैक्स एविडेंस और फिर है टैक्स डिवीजन. ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग. अब सबसे पहले देखते हैं टैक्स प्लानिंग क्या है. टैक्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, हम टैक्स प्लानिंग क्यों करते हैं. टैक्स मैनेजमेंट हमारे समझ में आ गया. अब हम टैक्स प्लानिंग में देख रहे हैं टैक्स प्लानिंग हम क्यों करते हैं, टैक्स प्लानिंग का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. तो नंबर 1 मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. यानी कि टैक्स प्लानिंग क्यों की जाती है, बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. That is the responsibility of the tax department to minimize the tax liability for the organization perspective. Then productive investment. हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी फंड उस पर देखें, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को देखें और बिजनेस को सामने मद्देनजर रखते हुए इनकम टैक्स के रूल्स लॉ को देखें कि उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन मौजूद हैं जो हमें इस बात का बताती है कि हम किस तरह अपने टैक्स लायबिलिटी को कम से कम कर सकते हैं. एक्सपेंस कैपिटल, बजट प्लानिंग, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिडक्शन ऑफ लिटिगेशन. ये 6 ऑब्जेक्टिव हैं सिग्निफिकेंट किस्म के जो कि टैक्स प्लानिंग में यूज होते हैं. अब हम इसको देखते हैं ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी. ये टैक्स प्लानिंग है. टैक्स प्लानिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव टैक्स प्लानिंग क्या है. और इसको अगर हम 2 हिस्सों में कर लें, अगर हम इसको 2 हिस्सों में कर लें टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट, हम इसको 2 कर लेते हैं. ये है टैक्स प्लानिंग और ये है टैक्स मैनेजमेंट. नंबर 1 ऑब्जेक्टिव. टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी.
मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, ये टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है। जबकि टैक्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड अलाइड रूल्स। मिनिमाइज रूल, मिनिमाइज लायबिलिटी, और यहां टैक्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉलो द रूल्स। फॉलो द रूल्स, जो एफबीआर ने आपको रूल्स, गेम ऑफ रूल्स दिए हुए हैं, उस ब्रैकेट के अंदर रहते हुए हमें अपनी प्लानिंग करनी है, हमें अपनी मैनेजमेंट करनी है। हम बियॉन्ड द एफबीआर रूल या एफबीआर कवानीन से आगे नहीं जा सकते। इसके बाद स्कोप, टैक्स प्लानिंग का स्कोप क्या है? टैक्स प्लानिंग का स्कोप है, टैक्स प्लानिंग आल्सो इंक्लूड टैक्स मैनेजमेंट, यानी कि इसके अंदर टैक्स मैनेजमेंट शामिल है। यहां टैक्स मैनेजमेंट होगी। स्कोप क्या है? कि मैनेजमेंट करनी है आपको टैक्स की, ये इसका स्कोप है। और टैक्स मैनेजमेंट में क्या है? टैक्स मैनेजमेट डील्स विद द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न इन टाइम, गेटिंग द ऑडिटेड डिडक्टिंग टैक्सेस एट सोर्स। मैनेजमेंट क्या है? कि जितनी भी टाइप की रिटर्न्स हैं जो कि कंपनी को जमा करानी है, फाइल करनी है, इट शुड बी फाइल्ड इन टाइम, दैट इज द स्कोप। ये टैक्स मैनेजमेंट का स्कोप है कि आप कंपनी की या किसी भी सैलरी पर्सन की जो भी रिटर्न या जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने मांगनी है, जो उसकी ड्यू डेट्स हैं, जो उसके डेट्स हैं, उस टाइम पे बिफोर इन टाइम, बिफोर द टारगेट डेट या बाय द ड्यू डेट, इट शुड बी फाइल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज द स्कोप ऑफ द टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्ट स्कोप है टैक्स मैनेजमेंट करना, और टैक्स मैनेजमेंट का स्कोप है कि ऑल रिटर्न शुड बी फाइल्ड इन टाइम। देन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टैक्स प्लानिंग रिलेट्स टू फ्यूचर। एप्लीकेशन क्या है? ये फ्यूचर की प्लानिंग करता है। ये जो हो चुका उसका टैक्स डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर सकता, टैक्स डिपार्टमेंट कंपनी का कुछ भी नहीं कर सकता। आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है हमें, फ्यूचर में किस तरह हम अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करने को ये इसकी एप्लीकेशन है। टैक्स मैनेजमेंट रिलेट्स टू पास्ट। टैक्स मैनेजमेंट जो की जाती है वो पास्ट की जाती है, रिटर्न आपको भेजनी है, टाइम पे भेजनी है। इसी तरह प्रेजेंट, हाल की भी की जाती है मैनेजमेंट का, आज क्या पोजीशन है, फ्यूचर, और फ्यूचर की मैनेजमेंट का आगे क्या करना है। यानी कि टैक्स प्लानिंग ओनली will be done for the future, but the tax management is being done for the past, present and future. सब पास्ट के लिए भी हम कर सकते हैं, प्रेजेंट के लिए भी कर सकते हैं, और फ्यूचर के लिए भी, कि आगे हमारी मैनेजमेंट ऑफ टैक्स की इस तरह करना है प्लानिंग, और अभी इस तरह करनी है, और पास्ट के डेटा को मद्देनजर रखते हुए उसकी रिटर्न जो भी जमा होनी है या जो उसमें मॉडिफिकेशन करनी है वो भी कर सकते हैं। दैट इज द स्कोप application of the tax management. Then benefits. Benefits helps in minimizing tax liability short term and in long term. Planning के अंदर benefit ये है कि आपको tax liability जो है, इसका ऑब्जेक्टिव भी, मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि इसलिए जाती है कि टैक्स लायबिलिटी कम से कम करनी है। हमारा मकसद ही, बुनियादी मकसद टैक्स प्लानिंग का ये है कि टैक्स लायबिलिटी को किसी ना किसी तरह कम से कम रखा जाए, कम से कम पेमेंट गवर्नमेंट को करनी चाहिए। जबकि इसका बेनिफिट ये है टू हेल्प इन इन्वॉल्विंग पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर थिंग्स। यानी कि आपको अवॉइड करना है किसी भी पेनल्टी से, किसी भी आपको पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट से जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जा सकती है अगर आपने रिटर्न टाइम पे जमा नहीं कराई या कोई मिस डिक्लेरेशन आपने कर ली है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये आपका बेनिफिट है। टैक्स मैनेजमेंट जो की जाती है, किसी भी किस्म की
टैक्स मैनेजमेंट जो की जाती है उसका बेनिफिट ये है कि आप अवॉइड कर सकें उस पेनल्टी से या उस जो आपने या काम किस तरह मैनेज करना है, कोई पेनल्टी ना लगे, कोई आप पे ओवर ड्यू वो ना लगे, मार्कअप ना लगे, कोई इंटरेस्ट ना लगे, कोई आपके गलत डिमांड ना आए, कोई किसी किस्म का आपसे मिस इंफॉर्मेशन आपसे लीक ना हुई हो, ना इंफॉर्मेशन आपको FBI में ना गई हो, ताकि आपको अवॉइड करना है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट से, पेनल्टी से या किसी भी किस्म के ड्यू से जो कि गवर्नमेंट आप पे इम्पोज कर सकती है ड्यू टू एनी मिस डिक्लेरेशन और मिस इंफॉर्मेशन। देन नेचर ये ऑप्शनल है, प्लानिंग आप करें ना करें, नेचर क्या है, ये ऑप्शनल है कि आप करें ना करें, इट्स अप टू यू, बिकॉज दैट इज फॉर फ्यूचर, बट मैनेजमेंट इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है। अगर आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न हो सकता है डिले हो जाए, आपकी रिटर्न टाइम पे जमा ना हो। जब आप कोई इंफॉर्मेशन मिस डिक्लेरेशन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के अंदर, जब आप शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन विद FBI, तो हो सकता है कि आप पे पेनल्टी लग जाए या आप पे कोई नोटिस आ जाए। तो इन सब चीजों से अवॉइड करने के लिए टैक्स मैनेजमेंट इज मैंडेटरी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारी टैक्स की क्लास आज तक यहीं पर हम खत्म करते हैं। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम पे मिल सकें। और आखिर में जैसे कि हमने आपसे कहा है कि हम आपको जॉब के बारे में बताएंगे, ताकि आपको कोई अगर जॉब हासिल करनी है, कोई हासिल करना चाहता है तो इसकी मदद से जॉब भी हासिल कर सकता है। सफाई टेक्सटाइल के अंदर कुछ जॉब्स अवेलेबल हैं जो कि ERP ओरेकल वहां पे लगाया जा रहा है, उसके अंदर मौजूद हैं, प्लानिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब्स वहां मौजूद हैं। आप हमारे वेबसाइट पे या वीडियो में इन जॉब्स को देख सकते हैं और ईमेल एड्रेस पे मौजूद है, अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।